पागल। क्यों इस सिंगर के पिता ने नहीं किया सपोर्ट? 3 शादियां करने के बाद भी क्यों रहते हैं अकेले? 90 के दशक का एक ऐसा आइकॉनिक सिंगर जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने गानों से भूचाल ला दिया। एक ऐसा सिंगर जिनकी आवाज इंडस्ट्री में बाकी सभी गायकों से बिल्कुल अलग थी। यह एक ऐसी आवाज थी जिसने उस समय के नौजवानों को अपना दीवाना बना दिया था और आज भी उनके गाने चाइल्डहुड मेमोरीज के रूप में याद किए जाते हैं और सुने जाते हैं। उनकी हिंदी पॉप एल्बम इस हद तक हिट हुई कि 60 हफ्तों तक उनका एक गाना MTV एशिया हिट सॉन्ग्स में नंबर 1 पर बना रहा और इसी गाने के लिए इस गायक को बहुत सारे अवार्ड भी मिले और इस गाने से लाखों दिलों के धड़कन बन चुके इस गायक की आवाज अचानक से इंडस्ट्री से गायब हो गई। उन्होंने गाना छोड़ दिया और आज के समय में तो यह देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सुरीली आवाज कहीं गुम हो गई? आप देख रहे हैं 7 एनियास रिवाइंड, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन सितारों से जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि इतिहास रचा। उनके संघर्ष, उनकी चमक और उनकी वो कहानियाँ जो जमाने के साथ धुंधला गई थी, हम उन्हें फिर से आपके सामने लाते हैं। मचलता है मन, तुम जानो ना। तो बैठ जाइए क्योंकि यह सिर्फ एक शो नहीं, बॉलीवुड की टाइम मशीन है। लकी अली, जो 90 के दशक के सबसे प्रसिद्ध सिंगर्स में से एक माने जाते हैं, बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी एक्टर महमूद अली के 8 बच्चों में से एक थे। उनका असली नाम मकसूद महमूद अली था और उनका जन्म 19 सितंबर 1958 को मुंबई में हुआ था। उनकी मां महालेखा बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री मीना कुमारी की छोटी बहन थीं। जब लकी अली सिर्फ 2.5 साल के थे तब उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था, जिसके कारण वह अपने परिवार से ज्यादा नजदीकियां नहीं बना पाए। खासकर अपने पिता महमूद अली के साथ उनकी रिश्ते में कोई खास गहरी बनावट नहीं थी। एक बार जब महमूद साहब अपने बेटे से मिलने उनके स्कूल गए तो लकी उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने अपने पिता को एक कॉमेडी एक्टर के रूप में पहचाना, न कि अपने असली पिता के तौर पर। महमूद साहब चाहते थे कि उनके बच्चे, खासकर लकी, अभिनय में अपना करियर बनाएं। वे लकी को अपने साथ सेट पर ले जाते थे ताकि वह फिल्म इंडस्ट्री का माहौल समझ सकें। लेकिन लकी को कभी भी उस माहौल से कोई खास जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। महमूद साहब की कुछ फिल्मों में लकी ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया, जैसे कुंवारा बाप, छोटे नवाब, यही है जिंदगी, एक बाप 6 बेटे और गिन्नी और जॉनी। लेकिन जैसे जैसे लकी बड़े होते गए, उनका फिल्मों के प्रति आकर्षण घटने लगा और उन्होंने मुख्य धारा की फिल्मों की बजाय पैरेलल सिनेमा की ओर रुख किया। इसके बाद लकी अली ने अपने करियर की शुरुआत में कुछ फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए। पिता से बढ़ती दूरी के कारण लकी ने श्याम बेनेगल के साथ जुड़कर उनके असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। श्याम बेनेगल के साथ रहते हुए लकी अली ने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया, जिनमें से प्रमुख फिल्म 1985 की त्रिकाल रही, जिसमें उन्होंने एक नवजवान पुर्तगाली डॉक्टर का किरदार निभाया था। इसके अलावा श्याम बेनेगल के सीरीज भारत एक खोज में भी लकी अली एक सन्यासी के रूप में नजर आए थे। पिता से बढ़ती अनबन के चलते लकी अली पांडिचेरी चले गए, जहां उन्होंने तेल फैक्ट्री और कारपेट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव संगीत की तरफ बढ़ने लगा। काम के साथ साथ वह गिटार बजाते और गाने गाते थे। कुछ समय बाद लकी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और बेंगलुरु में अपने पिता के फार्म हाउस में रहने लगे, जहां उन्होंने खेती करना शुरू किया और संगीत पर ध्यान दिया। इसी दौरान लकी अली ने अपनी पहली एल्बम सुनो लिखी। शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, हवा के। हालांकि इसे तैयार करने और रिलीज करने में 4 साल का वक्त लग गया। दिलचस्प बात यह है कि लकी ने कभी म्यूजिक की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उनकी गायकी और लेखन बेहतरीन थे, जो उनकी सच्ची प्रतिभा को दर्शाता था। एक बार लकी अली अपनी एल्बम लेकर अमिताभ बच्चन के पास गए, उम्मीद करते हुए कि उनकी ABCL कंपनी एल्बम को लॉन्च करने में मदद करेगी। लकी अली के पिता महमूद साहब ने जब अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में नए थे तब उनकी काफी मदद की थी। लेकिन अफसोस, अमिताभ बच्चन ने न तो एल्बम को प्रोड्यूस करने का प्रस्ताव स्वीकार किया, न ही उनके गानों पर ध्यान दिया। इस अस्वीकृति के बाद लकी अली अगले कुछ सालों तक अपनी एल्बम को लेकर भटकते रहे। अंत में एक प्राइवेट कंपनी BMG प्रोडक्शन म्यूजिक ने उनके गाने को लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन एक शर्त रखी। एल्बम का पहला गाना
लकी को खुद शूट करना होगा। अगर गाना सफल हुआ तो पूरी एल्बम लॉन्च की जाएगी। लकी अली ने इस शर्त को स्वीकार किया और अपने दोस्त महेश मथाई के साथ इजिप्ट पहुंच गए। वहां उन्होंने जैसे तैसे गाना शूट किया और वह गाना था ओ सनम तेरे प्यार की कसम। जैसे ही यह गाना रिलीज हुआ उसने धूम मचा दी ओ सनम इन यादों की कसम। और लकी अली रातों रात 90 के दशक के सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक बन गए। इस गाने ने उन्हें कई अवार्ड दिलाए जिनकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। इसके बाद साल 2000 में राकेश रोशन ने लकी अली को कहो ना प्यार है फिल्म के लिए कई गाने दिए। फिल्म का गाना एक पल का जीना पल का जीना फिर तो है जाना तोहफा क्या लेके उस साल का सबसे बड़ा हिट गाना बन गया और लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इस गाने ने भी कई अवार्ड जीते और इसके बाद लकी अली एक बड़े सिंगर के रूप में स्थापित हो गए। इसके बाद उनकी 3 और एल्बम आईं जो सुपर हिट साबित हुईं। साल 2002 में लकी अली ने फिल्म द मेलोडी ऑफ लाइफ सुर में म्यूजिक टीचर का किरदार निभाया था। यह एक म्यूजिकल फिल्म थी जिसके सभी गाने हिट हुए थे और लकी अली की एक्टिंग को भी खूब सराहा गया। उसी साल लकी अली एक और फिल्म कांटे में नजर आए जिसमें उनकी एक्टिंग की भी तारीफ हुई थी। इस फिल्म के कुछ गाने लकी ने खुद लिखे और गाए थे। इसके बाद लकी ने कई फिल्मों के लिए गाने गाए और हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी अपने गाने दिए। 2004 में आई फिल्म युवा के लिए भी लकी का गाना बहुत हिट हुआ। इसके बाद लकी अली ने गाने तो गाए लेकिन उनकी कुछ एल्बम्स ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई। गाने लिखने, गाने और कंपोज करने के अलावा लकी अली ने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। रात को कर विदा हालांकि उन्होंने संगीत की पारंपरिक ट्रेनिंग नहीं ली थी, फिर भी उनका संगीत काफी सराहा गया। शायद आप नहीं जानते होंगे कि लकी अली ने कुछ टीवी सीरीज में भी काम किया था, जैसे कथा सागर और भारत एक खोज। फिल्म तमाशा में उनका गाना सफरनामा भी बहुत पसंद किया गया था। इसके अलावा वह देश विदेश में कई कंसर्ट्स में गए और अपनी गायकी से लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहे। लेकिन बॉलीवुड में अब उन्हें ज्यादा काम नहीं मिल रहा था। लकी अली की कई इंटरव्यूज से यह साफ होता है कि वह एक ऐसी शख्सियत हैं जो कभी भी बॉलीवुड के कंपैटिबल नहीं हो पाए, या फिर यह कहा जा सकता है कि बॉलीवुड कभी भी लकी अली के लिए कंपैटिबल नहीं था। उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए और उनके गाने सुपरहिट भी हुए, लेकिन लकी अली वह गायकों में से नहीं थे जो बंदिशों में बंध कर गाते थे। यदि उन्हें कोई कंपोजिशन पसंद नहीं आती थी तो वह साफ तौर पर मना कर देते थे और शायद यही उनका तरीका बॉलीवुड को रास नहीं आया। उनके इस व्यवहार के कारण म्यूजिक डायरेक्टर्स अक्सर नाराज हो जाते थे, जिससे कई मौके उनके हाथ से निकलते गए। लकी अली की आखिरी एल्बम रास्ता थी, जिसके बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में गाने गाए और फिर धीरे धीरे वह बहुत कम नजर आने लगे। बॉलीवुड की चकाचौंध कभी भी लकी अली को आकर्षित नहीं कर पाई और शायद यही वजह थी कि वह हमेशा मीडिया से दूर रहे और अंततः बॉलीवुड से अलग हो गए। इस कारण उन्हें लोग धीरे धीरे भूल गए। लकी अली ने हमेशा अपने जुनून के लिए गाने गाए और संगीत रचा। उन्होंने इसे व्यवसाय नहीं बनाया, लेकिन यही उनका अनोखा अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया। जब भी वह सोशल मीडिया पर गुनगुनाते हैं, उनके वीडियो तुरंत वायरल हो जाते हैं। लकी अली की निजी जिंदगी में 3 शादियां हुईं। उनकी पहली पत्नी न्यूजीलैंड से थी और उनकी पहली एल्बम ओ सनम में जो नकाबपोश महिला नजर आई थी, वह उनकी पहली पत्नी थी। उस समय उनके पास मॉडल हायर करने के पैसे नहीं थे, इसीलिए पत्नी से ही एक्टिंग करवा ली थी। उनसे 2 बच्चे हुए। इसके बाद लकी की मुलाकात इनाया से हुई और उन्होंने दूसरी शादी की, जिससे उन्हें भी 2 बच्चे हुए। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चला। फिर 2009 में उनकी जिंदगी में एक और महिला आई जिनके साथ उन्होंने फिल्म में काम किया था। वह मिस इंग्लैंड थीं, जिनकी फिल्म कभी नहीं बन सकी, लेकिन असल जिंदगी में उनका रिश्ता बन गया और उन्होंने तीसरी शादी की। उनका एक बेटा भी था, लेकिन 2017 में केट एलिजाबेथ हॉल ने लकी से तलाक ले लिया, यह कहकर कि वह 3 परिवारों के बीच फंसे हुए हैं और किसी को भी ठीक से समय नहीं दे पाते हैं। तब से लकी अकेले हैं और संगीत की दुनिया में ही खोए रहते हैं। उनके 5 बच्चे हैं, लेकिन कोई भी उनके साथ नहीं रहता। अब लकी
बेंगलुरु में अपने फार्म हाउस पर समय बिताते हैं और मौजूदा संगीत को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वह अपने फार्म हाउस पर फसल उगाकर अपना जीवन यापन करते हैं और अपने पुराने संगीत को रिक्रिएट करके अपनी म्यूजिक की दुनिया में खोए रहते हैं। अगर आपको हमारी बॉलीवुड टाइम मशीन पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और 7 एनियास रिवाइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, इतिहास जिंदा होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दास्तान के साथ। तब तक सिनेमा को सिर्फ देखिए मत, उसे महसूस करिए।